चलो तो स्टार्ट करें लेक्चर। पहले देख लेते हैं कि अगले अगले लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या क्या कॉमन क्वालिटीज है, क्या क्या डिफरेंट क्वालिटीज है, ये देखा था। ठीक है, फिर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में से मेटल्स कहाँ किस तरह से है, कौन से नॉन मेटल्स है, कौन से मेटलॉइड्स यानी कि सेमी मेटल्स है, वो हमने देखा था। अभी उनके ऊपर एक एग्जाम्पल एक्टिविटी में वो हम सॉल्व करना है। पढ़ो प्रॉब्लम नंबर 3.4 क्या है, जरा पढ़ो। कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर and position in the periodic table, arrange the following elements in the increasing order of their metallic characteristic. metallic characteristic में अरेंज करना है सिलिकॉन, बेरियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड फास्फोरस। इन पांचों को आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि ये नॉन मेटल, फिर मतलब इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी सबसे कम, इसकी ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, किसकी सबसे ज्यादा। तो पहले टेबल में याद करो, सिलिकॉन कब आएगा, पहले सोडियम कब आएगा, एस ग्रुप में, यहाँ सेकंड नंबर पे। ठीक है, बेरियम कहाँ पे आता है, तो याद करो लिथियम, बेरिलियम यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। फिर मैग्नीशियम कहाँ, सोडियम के बाजू में है ना, पीरियोडिक टेबल में देखते जाना। फिर फास्फोरस ग्रुप बी में आता है। फास्फोरस किस में आएगा, तो कौन से नंबर पे हम देखते हैं, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, कार्बन से नहीं जाना, नीचे वाला मैग्नीशियम वाला लाइन करते हैं। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन एंड देन फास्फोरस। ठीक है, तो पहले पांचों आ गए। देखो अभी याद करो, इन वालों की मेटेलिक प्रॉपर्टी इनसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे कम मेटेलिक प्रॉपर्टी फास्फोरस की होगी क्योंकि वो सबसे पीछे है, तो फास्फोरस। उससे ज्यादा सिलिकॉन, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम। अब इन तीनों में क्या होगा, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो बेरिलियम की मेटेलिक प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से कम होगी, यानी पहले आएगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और लास्ट में सोडियम, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम होती है, फिर आगे जाते जाते कम होती जाती है। तो ये हमने अरेंज कर दिया कौन सा एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम नहीं है इसमें, है ना, एल्यूमिनियम हमें नहीं लेना है, ये 5 है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया, लिख लो। चलो फिर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो ऐसा है कि ग्रुप में आपने देखा कि ग्रुप और पीरियड में आप आगे जाते हो तो प्रॉपर्टीज कैसे डिस्क्राइब करते हो कि अगर यहाँ पे आगे गए तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हुई, नीचे आके इंक्रीज हुई, यहाँ पे आगे गए तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यहाँ पे आगे गए तो सिर्फ आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 8 बढ़ा। तो ये सब क्या है कि आप पूरे पीरियड में या पूरे ग्रुप में एक ट्रेंड दिखा सकते हो। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, जैसा एक करे वैसे दूसरा करे, दूसरा करे वैसे तीसरा ही करे, मतलब कुछ जो है आपको एक पैटर्न मिलेगी, तो उसको ट्रेंड बोलते हैं। तो हम देखने वाले हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल ट्रेंड हम लोग देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि एटम का रेडियस, एटम का मास, एटम की कंडक्टिविटी,
फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम जो फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें क्या ट्रेंड दिखता है हमें पीरियड में, और पीरियड पूरा एक पीरियड होता है उसमें या पूरे ग्रुप में क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें हम देखते हैं चीज वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में क्या ट्रेंड दिखेगा, तो अगर आपको कोई गोल चीज मैंने दे दी, सपोज बॉल दे दिया, तो उसकी रेडियस निकालना बहुत इजी होगा, है ना। और हमारे जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड, तो आपको लगेगा राउंड है, रेडियस निकालना इजी होगा, लेकिन बॉल जो है उसका डायमेंशन आपको दिखता है, विजिबल है। हमारा जो एलिमेंट होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं उसके जो मेजरमेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, एंगस्ट्रॉम में साइज जो होती है वो एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर के अंदर होती है। तो ये साइज कितनी छोटी हुई, तो इसकी रेडियस मेजर करना क्या इजी होगा आपके लिए। आपके जो पास जो भी प्रैक्टिकल मेथड्स है, अवेलेबल प्रैक्टिकल मेथड्स, उनसे क्या आप इंडिविजुअल एटम की साइज निकाल सकते हो, नहीं। हमारे पास जो मेथड है स्केल से किया या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किया, तो वो सारे प्रैक्टिकल मेथड्स इसमें अप्लाई नहीं हो सकती है, तो इसमें निकालने का तरीका अलग है। एटॉमिक रेडियस कैसे निकालोगे, तो आपको पता है, अगर मैं जो Cl2 लिखती हूँ या O2 लिखती हूँ या Br2 लिखती हूँ या H2 लिखती हूँ, इसका मतलब क्या है, Cl का एक इलेक्ट्रॉन इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन ये जुड़े हुए होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड से कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, है ना। यानी कि ये दिखेगा कैसे, ये एक Cl का एटम यहाँ बॉर्डर छू के दूसरे Cl का एटम, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बाहर तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स या जो आपकी शेल है वो, ठीक है। तो अभी ये इसका समझ लिया मैंने कि सेंटर है हमारा, न्यूक्लियस का सेंटर है, तो हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों जो आपके एटम्स है दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, इस डिस्टेंस को हाफ कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, जो दो एटम्स है जो एक दूसरे से कोवेलेंटली जुड़े हैं, दो एटम्स एक दूसरे से कोवेलेंटली जुड़े हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उस डिस्टेंस को आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, रेडियस। इस रेडियस को बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ये कितनी बात है, कोवेलेंट रेडियस किसमें होगी, नॉन मेटल्स में। ये देखो सारे नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स में कैसी रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सपोज मैं बात करूं Cl की हम बात करें, ठीक है, तो Cl2 उसमें दोनों Cl के बीच का ये डिस्टेंस 198 पिकोमीटर, एक पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर होता है, तो इतना डिस्टेंस है 198 पिकोमीटर। तो अभी एक Cl का आपको रेडियस चाहिए, तो क्या होगा 198 डिवाइड बाय 2 यानी कि 99 pm, तो ये हो गया आपका Cl का रेडियस, समझ में आया। अभी ये एटॉमिक रेडियस हो गई, अभी दूसरी इसमें एक रेडियस आती है कि ये तो हमने बात की नॉन मेटल्स की, अगर हम मेटल्स की बात करें तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के हमारे पास ये दूसरी टाइप है, वो है मेटालिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में दूसरा टाइप है मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। अब मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आपको पता है कैसे अरेंज होते हैं, सारे एटम्स ऐसे लाइन में, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं तो इस तरह से मेटल्स के हमारे एटम्स जो है वो जुड़े हुए होंगे। तो आप क्या करोगे, दो जो जुड़े हुए मेटल्स हैं, दो
बॉक्स दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से बताता है कि ये आप क्या कर रहे हो, मैं पीरियड में आगे जा रही हूँ, एक पीरियड में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन जो हमारा है वो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो क्या है, नोबल गैस, ठीक है। तो नोबल गैस में तो क्या होता है बाद में देखेंगे, नियोन से बाद में देखते हैं, ठीक है। इसमें ये बताते हैं बेरियम के नीचे क्या है, यहाँ पे लिथियम था, लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम। तो एटॉमिक रेडियस एक पीरियड में अब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कम होगी, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस इसकी है, उसके बाद इसकी, ठीक है। नियम को नहीं कंसीडर करके सब यहाँ पर क्या देख रहे हो, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस कैसे हो रही है, देखो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और नीचे आप जाओगे तो इसकी कम होगी, इससे ज्यादा सोडियम की, इससे ज्यादा पोटेशियम की। तो आप जब नीचे जाते हो नीचे तो इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा, इसका लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों, समझो। जब आप नीचे आ रहे हो तो क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, NH2S1, सोडियम का 3S1, पोटेशियम का 4S1। तो आप ये बनाओ, ये न्यूक्लियस, ये 2S1 यानी ये पहला N=1, उसके बाद आएगा N=2, तो ये यहाँ पे है। उसके बाद अगर हम सोडियम की बात करें तो N=3 यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे जैसे N बढ़ता जाएगा आपकी रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसका रीजन क्या है, N नंबर 1 जो है, 1 नंबर का शेल, ये इसको शील्डिंग इफेक्ट देखा, मैंने आपको समझाया शील्डिंग इफेक्ट चैप्टर 1 में कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके और इसके अट्रैक्शन के बीच में पर्दा बनते हैं, तो ये इसको शील्डिंग इफेक्ट देगा, ये इसको शील्डिंग इफेक्ट देगा। इसकी वजह से इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये थोड़ी ब्रॉड दिखेगी, इसका और इसका और कम हो जाएगा अट्रैक्शन, तो थोड़ी और ब्रॉड दिखेगी, ठीक है। इसलिए ये आपका सपोज लिथियम का रेडियस है, ये बड़ा, ये किसका हो जाएगा, सोडियम का रेडियस, तो हुआ ना सोडियम का रेडियस जो है लिथियम से बड़ा। इसलिए ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब ये डिक्रीज का हम लॉजिक देखते हैं कि क्या होता है। डिक्रीज में इसमें क्या होगा, जब आप एक पीरियड में आगे जा रहे हो तो सपोज इस पीरियड का हमारा पीरियड नंबर 2 है, तो इसका ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला NS1 यानी NS2 1 to 6 है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो आपका N सेम रह रहा है, यहाँ पे क्या है, लिथियम का 2S1 2P2 2P0, इसका 2S2 2P0, फिर 2S2 2P1 2S2 2P2। तो देखो आपकी N क्या रह रही है, सेम, एक ही ऑर्बिट की बात है, एक ही शेल की बात है, N=2 की। इसमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन था, सबसे पहले सिर्फ क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो फिर जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज में प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन और इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन एक की जगह पे दो जगह पे हो रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, N की वैल्यू तो बढ़ती नहीं है, बढ़ क्या रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतने अट्रैक्शन बढ़ेगा और उतना ही क्या करेगा, अट्रैक्शन बढ़ने से नजदीक आएगी ऑर्बिट, यानी ये और कम हो जाएगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में अगर ये बढ़ी है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन आते ही ये इतनी हो जाएगी, तीसरा इलेक्ट्रॉन आते ही थोड़ी और नजदीक आ जाएगी, समझ रहे हो। तो इस वाली रेडियस से इस वाली रेडियस कम है, क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस में भी 3 पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो जब आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हो तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है और
डाउन आते हो तो एटॉमिक रेडियस कैसी हो जाती है उसकी, इंक्रीज। ठीक है, तो ये आज हमने हमारे टॉपिक देखा एटॉमिक रेडियस। अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होगा उसके बाद आयोनिक रेडियस, लेकिन वो हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज ये जितना करवाया कंपल्सरी 2 टाइम्स लिखना है और बता अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप या कौन से पीरियड में आएगा, बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी